हेलो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा चैप्टर है वो हम लेने वाले हैं क्लास 9th का इकोनॉमिक्स से चैप्टर नंबर 1 द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। यानी कि हमने एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन बनाई है, एक इमेजिन कर रहे हैं गांव पालमपुर। ठीक है, इसमें ये कैसा गांव है, क्या क्या है, इसमें हम पूरा चैप्टर में पढ़ेंगे और इसके थ्रू समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इकोनॉमिक्स में, यानी कि इकोनॉमी जब हम पढ़ते हैं, अर्थव्यवस्था जब हम पढ़ते हैं, तो जो प्रोडक्शन की बात आती है, इकोनॉमी क्या होता है, इनके पैसे से रिलेटेड कुछ चीज़ें। ठीक है, और अगर हम नॉर्मल सेंस में देखें, जब तक हमें इकोनॉमिक्स का कुछ भी नहीं पता, उस सेंस में देखो तो यानी कि तभी तो पैसे आते हैं जब प्रोडक्शन हो, जब कोई कुछ बनाएगा, उसे बेचेगा, तब पैसे आएंगे। ठीक है, तो इन शॉर्ट ओवरव्यू जब हमने नहीं पढ़ी है इकोनॉमिक्स अभी तक की वैसी टर्म्स क्या होती है, हम कहीं ना कहीं उसे पैसे और प्रोडक्शन से लिंक करते हैं। तो वही ये पूरे फर्स्ट चैप्टर में देखेंगे कि पालमपुर की इकोनॉमी कैसे चलती है, लोग कैसा पैसे कमाते हैं, ठीक है, क्या क्या करते हैं, कैसे प्रोडक्शन होता है, ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो जो पालमपुर एक क्या है, विलेज है फॉर मतलब इसकी जो ज़्यादातर थीम है वो इससे ली गई है थोड़े वेस्टर्न उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश का जो वेस्ट वाला इलाका है बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट का, थोड़े उसके आसपास के गाँव के बेसिस पे ये पूरी स्टोरी बनाई हुई है, के बेसिस पे। एज इट इज़ वो नहीं है, बट हाँ थोड़ा सा लिंक वहाँ से है। ठीक है, तो जो पर्पस क्या है आपको ये बताना है, इसका पर्पस की प्रोडक्शन का कंसेप्ट क्या होता है, इससे रिलेटेड क्या क्या कंसेप्ट होते हैं। ठीक है, फार्मिंग हम जानते हैं, हमारा जो इंडिया है वो एक क्या है, कृषि प्रधान देश है, हम जानते हैं ये चीज़। तो मेन एक्टिविटी होती है, तो पालमपुर में भी मेन एक्टिविटी फार्मिंग की होती है। इसके अलावा बहुत सारे बाकी काम भी होते हैं, जैसे कुछ चीज़ें मैन्युफैक्चर करना, छोटे मोटे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज बनाना, ठीक है, डेयरी का काम करना, ट्रांसपोर्ट का काम करना, ये सारी चीज़ें कुछ लिमिटेड स्केल पे यानी कि कुछ हद तक होती है। ठीक है, यहाँ के लोगों की प्रोडक्शन एक्टिविटी की नीड भी है बहुत सारी तरह की, हर तरह की नहीं होती हैं। एक तो आपको नेचुरल रिसोर्सेज चाहिए, नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं, जैसे लैंड, पानी वगैरह, ये सारी चीज़ें चाहिए। मैन मेड आइटम्स चाहिए, ठीक है, और क्या चाहिए, खुद ह्यूमन का एफर्ट चाहिए, मनी चाहिए। तो ये सारे जो रिसोर्सेज हैं ये सबको नीडेड होते हैं, वही पालमपुर के लोगों को चाहिए। और हम देखेंगे कि कैसे कैसे ये पूरा काम करते हैं, कहाँ से ह्यूमन एफर्ट, मनी, नेचुरल रिसोर्सेज ये सब लाते हैं। हम इंट्रोडक्शन देख रहे हैं कि गांव इनका है कैसा। इनका गांव ऑन एन एवरेज काफ़ी अच्छा वाला गांव दिखाया गया है। देखो क्या है कि पालमपुर वेल कनेक्टेड है, यानी कि अच्छे से कनेक्टेड है, किससे, उसके आसपास वाले टाउन से, उसके आसपास वाले एरियाज से वो बहुत अच्छे से कनेक्टेड है। रायगंज एक क्या है, बड़ा गांव है पालमपुर के पास, 3 किलोमीटर दूर है। ठीक है, लाइक पालमपुर है उसके 3 किलोमीटर दूर रायगंज है, जहाँ से ऑल वेदर रोड कनेक्टेड है। ऑल वेदर रोड क्या होती है, जो सीमेंटेड होती है, यानी कि हर मौसम में चलने वाली, कच्ची रोड नहीं है। ठीक है, हर वेदर में चलने वाली रोड को, यानी कि पक्की सड़क है वहाँ पे। ठीक है, अच्छे से कनेक्टेड है वो रायगंज से। ठीक है, उसके अलावा इसके आसपास क्या है, छोटे गाँव, छोटे टाउन भी है, जैसे शाहपुर, ठीक है, एक छोटा सा कस्बा है। ठीक, इसके अलावा सारे ट्रांसपोर्ट आपको विजिबल हो जाएंगे, बहुत तरह के, सारे नहीं मतलब बहुत तरह के, जैसे बुलक कार्ट्स, ठीक है, बैलगाड़ी, टांगास, बुग्गीज क्या होता है कि बफेलो को बांध के वुडन कार्ड से बफेलो को बांध दिया जाता है, वो बुग्गी होती है। और आपको बुग्गी दिख जाएगी क्या, जैगरी, यानी कि गुड़ों को लोड करती हुई। ठीक है, इसके अलावा बाकी चीज़ें भी मिल जाएंगी आपको। मोटरसाइकिल है, जैसे जीप है, ट्रैक्टर है, ट्रक है। यानी कि लोग जो है वो डाइवर्सिफाई कल्चर के रहते हैं और हर तरह के लोग यहाँ पे रहते हैं, और काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ हैं यहाँ पे। सारी मशीनरी वगैरह भी है, लाइक ट्रैक्टर्स और ये सारी चीज़ें भी मिल रही हैं आपको। और नॉर्मल गाय, भैंस, बुग्गी वगैरह ये सब भी मिल रहा है। देखो सीन ऑफ विलेज है, यहाँ पे क्या है, वो बुग्गी में क्या लेके जा रहे हैं, यहाँ पे ऊपर जैगरी, यानी कि जो गुड़ की बोरियां हैं, गुड़ हैं, उसे लेके शहर में या फिर पास वाले कस्बों में लेके जाया जा रहा है। ठीक है, अब हमें समझ में आ गया कि यहाँ पे वैसे क्या क्या है। अब गांव की फैमिलीज वगैरह कैसी हैं। गांव में सिर्फ 400-450 फैमिलीज हैं। 450 में से जो 80 फैमिलीज हैं वो अपर कास्ट फैमिलीज हैं। अब देखो गाँव है तो कहीं ना कहीं कास्ट इंपॉर्टेंट हो जाती है, और मतलब थोड़ा ये है कि बैकवर्ड रीजन है। आज के टाइम पे हम देखते हैं, अगर हम पॉलिटी में पढ़े तो कास्ट मैटर नहीं करनी चाहिए, लेकिन थोड़ा सा ये बताने के लिए कि अमीर और गरीब का फासला भी कहीं ना कहीं कास्ट से लिंक इसलिए हो जाता है, जिसके बेसिस पे रिजर्वेशन होता है। किस लिए हो जाता है, क्योंकि पहले क्या था कि जो लोअर कास्ट मानी जाती थी कंपेरेटिवली, उन्हें एक पर्टिकुलर काम ही करने दिया जाता था, वो बाकी चीज़ें नहीं कर सकते थे। तो इसलिए उनका इकोनॉमिकली जो बैकग्राउंड है वो भी थोड़ा कम ही रह जाता है। तो जब हम स्टार्टिंग में देखते हैं तो हमने कास्ट देख रहे हैं यहाँ पे 450 फैमिलीज में से 80 तो अपर कास्ट की फैमिलीज हैं, जिनके पास मेजॉरिटी ऑफ लैंड है, यानी कि ज़्यादातर ज़मीन उन्हीं के पास है। ठीक है, उनके घर काफ़ी बड़े भी हैं और वो ईंट के बने हुए हैं, सीमेंटेड हैं अच्छे से, यानी कि बड़े बड़े घर बने हुए हैं। इसके अलावा जो SCs लोग हैं, यानी कि शेड्यूल कास्ट, जिन्हें दलित कहा जाता है, ठीक है, वो 1/3 लोग हैं सिर्फ, यानी कि मतलब 1/3 लोग क्या है, 450 में से 1/3 लोग क्या है, SCs हैं, जिन्हें कंपेरेटिवली बहुत ही छोटा सा कॉर्नर मिला है विलेज में, इनके एक कोने पे रहते हैं, एक एरिया के साइड ही रहते हैं विलेज के।
और थोड़े छोटे हाउसेज हैं उनके कंपेरेटिवली, और किससे बने हुए, मिट्टी से और भूसे वगैरह से, इन सब चीज़ों से उनके घर बने हुए हैं, यानी कि ज़्यादा पक्के नहीं है, वो ज़्यादा अमीर भी लोग नहीं है। ठीक है, ज़्यादातर हाउसेज में इलेक्ट्रिक कनेक्शंस तो है, यानी कि थोड़ा सा डेवलप इलाका है, बिजली तो आती है भाई। ठीक है, और बिजली पावर्स, इलेक्ट्रिसिटी पावर्स ऑल द ट्यूबवेल्स इन द फील्ड्स, और जितने भी वेरियस बिजनेसेस के लिए जो भी काम चाहिए उससे इलेक्ट्रिसिटी का काम हो सकता है। जैसे खेती के लिए जो ट्यूबवेल चलाते हैं, जो ट्वेल चलाते हैं, ठीक है, तो जो ट्यूबवेल के लिए जो इलेक्ट्रिसिटी है वो अच्छे से इन्हें मिल जाती है। स्कूल में वो पालमपुर में क्या है, 2 प्राइमरी स्कूल हैं यानी कि 5th तक के स्कूल्स हैं, और एक हाई स्कूल है यानी कि एक 10th तक का स्कूल है। बाकी सीनियर सेकेंडरी क्लासेस के लिए उन्हें कहाँ जाना पड़ता होगा, शायद बाहर शहर में जाते होंगे या पास के कस्बों में जाते होंगे। तो इस गाँव में एक हाई स्कूल है और 2 प्राइमरी स्कूल है। प्राइमरी हेल्थ सेंटर भी है, यानी कि एक थोड़ा बहुत फर्स्ट एड तक के लिए या फिर कोई लिमिटेड बीमारी हो तो वो यहाँ पे ठीक करवाई जा सकती है, जो कि गवर्नमेंट चलाती है, यानी कि गवर्नमेंट ने फैसिलिटी ने प्रोवाइड करवाई है। इसके अलावा एक प्राइवेट डिस्पेंसरी भी है, यानी कि एक तरह से प्राइवेट क्लिनिक कह लो या फिर मेडिकल स्टोर कह लो, जहाँ पे बीमारों को ठीक किया जाता है, यानी कि एक गवर्नमेंट का सिस्टम हो गया, एक प्राइवेट का। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन है आपके एक्सरसाइज में कि आप कैसे कह सकते हो कि पालमपुर एक अच्छा प्रिविलेज्ड गांव है। तो आप देखो उसकी ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ अच्छी हैं, यहाँ के लोग अमीर भी हैं। ठीक है, मतलब जब उनके पास बड़े बड़े पके पकाए घर हैं, ऐसी भी हैं, मतलब अमीर तो नहीं कह सकते बट हाँ ऑन एन एवरेज अच्छी ज़िंदगी जीते हैं। इलेक्ट्रिसिटी है इनके पास हॉस्पिटल्स हैं, इनके पास स्कूल्स हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं इनके पास। अब आप कंपेयर करो इसे अपने आसपास के किसी गाँव से कि क्या जो आपके आसपास गाँव में वहाँ पर ये सारी चीज़ें हैं, तो आप देख लो कि उस गाँव की हालत फिर क्या होगी। ठीक है, अब हम पालमपुर की बात करते हैं तो यहाँ पे जो टाइप ऑफ प्रोडक्शन है, यानी कि जो लोग चीज़ें बनाते हैं वो अलग अलग तरह की हैं। कैसे, मेनली जो लोग हैं वो तो फार्मिंग पे ही डिपेंड है, यानी कि खेती ही करते हैं ज़्यादातर लोग, मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी है। इसके अलावा कुछ लोग नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ करते हैं। नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ में क्या क्या करते हैं, जैसे छोटे मोटे कुछ मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी करना, छोटी मोटी स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग, जैसे लाइक पोट बनाना, ठीक है, कुम्हार वगैरह, ये भी तो मैन्युफैक्चर करी हुई चीज़ है, या फिर जो हमारा आर्ट एंड क्राफ्ट होता है कुछ ऐसी चीज़ें बनाना। इसके अलावा ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं लोग, एक जगह से दूसरी जगह सामान लेना ले जाना, शॉपकीपिंग, दुकान रखते हैं अपनी, ये सारी चीज़ें, यानी कि कुछ एक्स्ट्रा काम भी करते हैं और कुछ क्या है कि खेती ही करते हैं। अब समझना होगा कि जब हम किसी प्रोडक्शन की बात करते हैं, यानी कि जब हमें किसी चीज़ को बनाना है, जब हम किसी चीज़ को बनाते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं, तो उसके लिए कुछ 4 रिक्वायरमेंट होती हैं। कितनी रिक्वायरमेंट होती है, 4। और आपको देखो इस पूरे पेज में 4 वर्ड हाईलाइटेड भी दिख रहे होंगे, लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल और फिक्स्ड कैपिटल। ठीक है, लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल और फिक्स कैपिटल तो इसका पार्ट है, फिजिकल कैपिटल का ह्यूमन कैपिटल। ठीक है, तो ये 4 चीज़ें हैं, तो इन्हें हम और भी क्या किन नामों से जानते हैं, लैंड को लैंड ही कहते हैं, लेबर, ठीक है, फिजिकल कैपिटल को हम कैपिटल भी कह देते हैं। ठीक है, फिजिकल कैपिटल इसका नाम इसलिए क्योंकि दूसरा कैपिटल आने वाला है ह्यूमन कैपिटल, तो दोनों कैपिटल्स में अंतर के लिए हम इसे फिजिकल कैपिटल कहते हैं, नहीं तो इसे सिंपल कैपिटल भी कहा जाता है। ठीक है, और जो ह्यूमन कैपिटल है दूसरा, एक ह्यूमन भी तो चाहिए हमें, यानी कुछ भी काम करने के लिए ह्यूमन तो नेसेसरी हैं। ठीक है, तो ह्यूमन को क्या कहा जाता है, ह्यूमन कैपिटल, या फिर कभी कभी ह्यूमन रिसोर्सेज भी कहा जाता है, और इसके अलावा इन्हें एंटरप्रेन्योर भी कहा जाता है, यानी कि जो मालिक है उस फर्म का। यानी कि किसी भी प्रोडक्शन को करने के लिए आपकी एक फार्म होगी, यानी कि आपकी कोई इंडस्ट्री होगी, चाहे छोटी मोटी ही क्यों ना हो, ठीक है, जहाँ पे भी आप काम करते हो, तो आपको एक ज़मीन चाहिएगी। ठीक है, डेफिनेटली एक ज़मीन चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद तुम्हें क्या चाहिए, उसमें काम करने वाली लेबर चाहिए, चाहे आप खुद ही एज ए लेबर काम कर रहे हो, चाहे आप दूसरों को एम्प्लॉय कर रहे हो। ठीक है, फिर आपको पैसा चाहिए, क्योंकि आप कुछ ना कुछ रॉ मटेरियल भी खरीदोगे जिसे हम वर्किंग कैपिटल कहते हैं, और कुछ मशीन्स भी खरीदोगे जिसे हम फिक्स कैपिटल कहते हैं। और फिर आपकी खुद की बुद्धि भी तो चाहिए, लाइक आपको पता भी तो मैं उसे कैसे इन्वेस्ट करूँ। मान लो ज़मीन भी पड़ी है, लोग भी बेरोजगार पड़े हैं, ठीक है, हमारे पास पैसा भी है और हमारे पास रॉ मटेरियल के लिए भी पैसा है, मतलब अच्छे से पैसा भी है हमारे पास, लेकिन हमारे पास वो माइंड नहीं है कि हम बिजनेस स्टार्ट करें, यानी कि ह्यूमन ही नहीं चाहता बिजनेस स्टार्ट करना, कोई एंटरप्रेन्योर ही नहीं है, कोई मालिक ही नहीं है उसका, तो क्या बिजनेस स्टार्ट होगा या प्रोडक्शन होगा, नहीं होगा ना। तो प्रोडक्शन के लिए चारों ही फैक्टर क्या जरूरी है, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर की जगह हम ह्यूमन कैपिटल कह सकते हैं। अब पढ़ते हैं धीरे धीरे। लैंड में क्या क्या आता है, जैसे मान लो पानी हो गया, फॉरेस्ट हो गया, मिनरल्स हो गए, ये सारी चीज़ें चाहिए। थोड़ा लैंड से नेचुरल रिसोर्सेज निकलेंगी, ठीक है, लैंड रिक्वायर्ड होती है और नेचुरल रिसोर्सेज रिक्वायर्ड होते हैं। ठीक है, उसके अलावा लेबर चाहिए, कुछ काम करने वाले, ठीक है, काम में तो लोग ही करेंगे। अब 2 तरह की लेबर होती है, तो वो एजुकेटेड वर्कर हो सकते हैं, यानी कि कुछ ऐसा कि जिन्हें हम टेक्निकल काम में यूज़ करते हैं, जैसे सॉफ्टवेयर कंपनी है, ठीक है, कोई कंप्यूटर की कंपनी है, कोई वेब डिज़ाइनिंग की कंपनी है, तो उसमें एजुकेटेड वर्कर चाहिए। ठीक है, उसमें मेहनत तो नहीं लगेगी, लेकिन दिमागी मेहनत लगेगी, फिजिकल मेहनत नहीं लगेगी, दिमागी मेहनत लगेगी। तो लेबर भी एजुकेटेड भी हो सकता है, और इसके अलावा हमें मैनुअल वर्क की भी ज़रूरत हो सकती है। लाइक खेतों में अगर हमें लेबर चाहिए, तो खेतों में तो मैनुअल वर्क वाला चाहिए, दिमाग, मतलब वो अपना माइंड यूज़ कर रहा हो ना कर रहा हो, बट उसके अंदर पावर होनी चाहिए। ठीक है, तो हमारी लेबर ऐसे 2 तरह की होती है, दोनों तरह के काम होते हैं। फिजिकल कैपिटल क्या होती है, 3rd रिक्वायरमेंट होती है हर स्टेज पे कि आपके पास कुछ इनपुट आप उसे दो।
पहले आप कुछ लगाओगे, अगर आपको खेती करनी है तो आप पहले बीज डालोगे, पानी डालोगे, फर्टिलाइजर या फिर मैन्योर कहीं से भी लाओगे वो डालोगे, उसके बाद कहीं जाके खेती होगी। तो आप पहले अपना खुद का फिजिकल कैपिटल इन्वेस्ट करते हो। अगर आपको कोई कंपनी बनानी है वेब डिजाइनिंग की, आपको कोई ऐप लॉन्च करना है, तो आपके पास एक लैपटॉप कुछ होना जरूरी है जिसपे आप खुद पहले वेब डिजाइन करोगे, उसके बाद उसे पब्लिश करोगे या जो भी है। तो हमें पहले फिजिकल कैपिटल की नीड होती है, और फिजिकल कैपिटल भी दो तरह की होती है। एक तो फिक्स्ड कैपिटल, जैसे मान लो आपको खेती करनी है तो पहले आप ज़मीन खरीदोगे, ठीक है। उस ज़मीन का यूज़ आप क्या कर सकते हो, सेवरल ईयर्स तक कर सकते हो, प्रोडक्शन ओवर ईयर्स, यानी कि काफ़ी ईयर्स तक उसका यूज़ किया जा सकता है। तो वो हमारी फिक्स कैपिटल हो गई, ठीक है। आपने कोई ट्रैक्टर खरीदा, ठीक है, खेत जोतने के लिए ट्रैक्टर खरीदा, ठीक है, तो वो ट्रैक्टर भी आप कई सालों तक यूज़ करोगे, तो वो आपकी फिक्स कैपिटल हो गई। यानी कि मशीन्स को खरीदना, मशीनरीज में पैसे लगाना, एक तरह से वो फिक्स कैपिटल होती है। और जब हम औजार और मशीन्स को खरीदते हैं, वो सिंपल टूल्स भी हो सकते हैं और वो बहुत ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड यानी कि कॉम्प्लिकेटेड महंगे और बड़े टूल्स भी हो सकते हैं, ठीक है, जैसे कंप्यूटर वगैरह, ठीक है। अब फिक्स कैपिटल हो गई जो मशीन खरीदने में आपने पैसे लगाया। इसके अलावा आपको रॉ मटेरियल भी तो चाहिए। रॉ मटेरियल क्यों चाहिए, मान लो आपकी फैक्ट्री है, शर्ट बनाने की फैक्ट्री है, ठीक है, तो रॉ मटेरियल आपको क्यों चाहिए, वो शर्ट है तो आपको कॉटन भी तो चाहिए, यानी कि सूती कपड़ा लाओगे कहीं से, उसके बाद तो शर्ट बनाओगे। एक तो उसमें क्या होगा, उसकी फिक्स कैपिटल होगी, जो आपकी स्विंग मशीन है, जो आपने सिलाई मशीन ली थी वो आपकी फिक्स कैपिटल हो गई, ठीक है। शर्ट बनाने के लिए जो सिलाई मशीन चाहिए उसकी फिक्स कैपिटल होगी सिलाई मशीन, ठीक है। और उसका जो कपड़ा हो गया वो हो गया रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल ऐसा होता है जैसे मनी वगैरह, मनी और रॉ मटेरियल आते हैं इसमें वर्किंग कैपिटल में, जो कि वर्क करने के साथ ही खत्म हो जाते हैं, ठीक है, जो तुरंत तुम्हें काम के टाइम पे चाहिए होता है, जो आप लगातार खरीदते रहते हो, जिसे आप बड़ी क्लासेस में 12th में जब पढ़ोगे तो इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट कहते हैं, ठीक है। तो ये वर्किंग कैपिटल हो गया, ठीक। इसके अलावा जो हमें फोर्थ रिक्वायरमेंट है वो है ह्यूमन कैपिटल की, यानी कि कहीं ना कहीं हमें ह्यूमन भी तो ज़रूरी है, एंटरप्राइजेस भी तो होना चाहिए, कोई इसका मालिक भी तो होना चाहिए जिसके अंदर वो नॉलेज हो, नहीं तो उन सारे रिसोर्सेज का क्या फ़ायदा, जिसको आप चैप्टर 2 में नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ने वाले हो कि ह्यूमन कैपिटल पे मेनली फोकस किया जाएगा। और इसमें हम फोकस करेंगे लैंड, लेबर पे और फिक्स कैपिटल पे। अब देखो हमने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन देख तो लिए कि लैंड, लेबर, फिजिकल प्रोडक्शन ये सब है। अब इस फोटो में देखो, इस फोटो में कहाँ पे लैंड, लेबर और कैपिटल है, आपको ये बताना है। देखो लैंड तो वो है जहाँ पे ये मशीन्स वगैरह लग रही हैं, तो लैंड हो गई। लेबर का है, ये जो लोग काम कर रहे हैं ये लेबर हो गए। कैपिटल का है, ये जो मशीन आपके सामने है ये क्या है, कैपिटल ही तो है, फिजिकल कैपिटल, ठीक है। और ये जो कपड़ा वगैरह जो भी बना रहे हैं ये, ठीक है, ये जो इनके हाथ में सामान है वो उनका रॉ मटेरियल होगा जिससे ये चीज़ें आगे बनाएंगे, ठीक है। तो हमने देख लिया लैंड, लेबर, कैपिटल, ठीक है। एंटरप्रेन्योर जरूरी नहीं है मालिक इस फोटो में दिखा पाते, तो हमें इसमें मालिक को ढूंढना भी नहीं है, मालिक को नहीं, इनका यही जाना है, ठीक। अब पालमपुर में जो खेती होती है, अब आपको देखना पड़ेगा, अभी हम इस सेक्शन में, इस पार्ट में क्या करने वाले हैं, हम लैंड को देखने वाले हैं कि लैंड कितनी इंपॉर्टेंट है। खासकर खेती के लिए तो लैंड बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि पालमपुर में ज़्यादातर लोग लैंड मतलब खेती ही करते हैं, तो हम लैंड को अभी स्पेसिफिकली देख रहे हैं, बाकी हम आगे वाले पार्ट में बाकी चीज़ें भी देखेंगे। तो लैंड क्या है, लैंड फिक्स्ड होती है, फिक्स्ड है इनकी। कैसे है, देखो यहाँ पे जो पालमपुर के लोग हैं लगभग 75% लोग क्या करते हैं, खेती पे डिपेंडेड हैं अपनी जीवनचर्या के लिए, ठीक है। और ज़्यादातर लोग क्या होते हैं, वो क्लोजली जो है वो रिलेटेड है सिर्फ फार्म की प्रोडक्टिविटी से, यानी कि या तो 75% डायरेक्टली रिलेटेड है किससे, फार्मिंग से, और कुछ क्लोज रिलेटेड है फार्मिंग से। इसके बावजूद यहाँ पे क्या है, लैंड की कमी है, बेसिक कंस्ट्रेंट है लैंड का, लैंड की कमी है। 1960 के बाद से यहाँ पे कोई भी लैंड में एक्सपेंशन नहीं हुआ है, यानी कि जितना एरिया वो पहले कल्टिवेट करते थे, ठीक है, जितने एरिया पे खेती पहले होती थी उतने एरिया पे खेती अब भी होती है। 1960 से ऐसे ही कोई भी लैंड में इजाफा नहीं हुआ है। जितनी भी वेस्ट लैंड थी, यानी कि जो लैंड वेस्ट हो रही थी, लाइक उसमें कचरा पड़ा था या फिर कुछ नहीं था, खाली प्लॉट पड़ा था, जंगल थे या जो भी झाड़ फूस थी, कुछ भी था, तो जितनी भी वेस्ट लैंड थी, खराब लैंड को जो भी वेस्ट हो रही थी उसे हटा के उसे क्या बना दिया गया है, यानी कि उसे कल्टिवेबल लैंड बना दिया गया है, यानी कि उसे उपजाऊ खेती जगह बना दिए गए हैं जहाँ पे खेती हो सकती है। अब इसके अलावा कोई और स्कोप नहीं बचा है कि वो अपने यहाँ से क्या कर सके, कल्टीवेशन को बढ़ा सकें। तो कल्टीवेशन को बढ़ाने के लिए लैंड को बढ़ा सकें, यानी कि अब ज़मीन की क्वांटिटी हम नहीं बढ़ा सकते हैं, हम पूरा यूज़ कर चुके हैं पालमपुर की ज़मीन। यहाँ पे देखो इन्होंने कहा है कि हम ज़मीन को नापते कैसे हैं, तो ज़मीन का जो स्टैंडर्ड है मेन नापने वाला वो है 1 हेक्टेयर। हम हेक्टेयर वाली जो क्वांटिटी होती है ना, हेक्टामीटर जिसे आप कहते हो, तो जो हेक्टेयर वाली क्वांटिटी होती है इससे ज़मीन को नापा जाता है। लेकिन आपने लोकल यूनिट्स में सुना होगा कि लोग बीघे में बात करते हैं कि उसकी इतनी बीघा ज़मीन है या इतनी गुंठा ज़मीन है। तो अगर हम ये देखें तो 1 हेक्टेयर में क्या होता है, 1 हेक्टेयर में का एरिया लगभग कितना है कि 100 मीटर के जो स्क्वायर का एरिया होगा उसके, यानी कि 100 बाय 100 जब एरिया होगा, यानी कि लगभग जब 10,000, ठीक है, मीटर स्क्वायर
1 हेक्टेयर इज इक्वल्स टू 10,000 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो 1 हेक्टेयर में कितनी ज़मीन होती है, 10,000 मीटर स्क्वायर की ज़मीन होती है। ये आपको इस पैराग्राफ में ही है, तो बस इससे क्वेश्चन यही आता है कि स्टैंडर्ड यूनिट क्या है, हेक्टेयर है। ठीक है, अब हमने ये तो देख लिया कि पालमपुर के लोग अपनी सारी ज़मीन यूज़ कर चुके हैं जितनी वो कर सकते थे। अब हम सेम लैंड पे कैसे ज़्यादा खेती कर सकते हैं। अब उन्हें लैंड बढ़ाने का तो ऑप्शन के पास से ख़त्म हो गया, तो अब इन्हें सोल्यूशन ढूंढना है कि सेम लैंड पे कैसे वो ज़्यादा खेती करें। तो देखो इन्होंने पहले बता रखा है कि ये खेती करते कैसे कैसे हैं। तो ये जो गांव है वो थोड़ा वेस्टर्न पार्ट है उत्तर प्रदेश का, तो इस अकॉर्डिंग क्या है, यहाँ की खेती भी उसी अकॉर्डिंग है। कैसे कि यहाँ का जो पालमपुर है, यहाँ पे कोई भी ज़मीन एक तो खाली नहीं है, कोई भी ज़मीन ये वेस्ट नहीं करते हैं। बारिश के सीज़न में यानी खरीफ के सीज़न में क्या उगाते हैं, ज्वार और बाजरा उगाते हैं, जिन्हें पानी की ज़्यादा ज़रूरत होती है। इनकी बारिश के पानी में इनका चल जाता है, तो बारिश अच्छी खासी हो जाती है वेस्टर्न में, जब करनी मतलब जब होनी होती है मौसम के अकॉर्डिंग। तो ज्वार बाजरा उगाया जाता है इनका वेस्टर्न में। खरीफ क्रॉप है जो कि कैटल फील्ड यानी कि गाय भैंसों के चारे के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा ये जैसे ही ये ज्वार बाजरा वाली राइस वो खत्म होती है, ज्वार बाजरा वाली क्रॉप खत्म होती है, तुरंत वो अक्टूबर दिसंबर में क्या लगाते हैं, अक्टूबर से दिसंबर में पोटैटोज उगा लेते हैं। ठीक है, पोटैटो की खेती बहुत जल्दी हो जाने वाली खेती होती है, ज़्यादा इसे मिनरल्स नहीं चाहिए होते हैं, तो पोटैटो अक्टूबर से दिसंबर में लगा लिए। इसके बाद विंटर सीजन में वो क्या लगाते हैं, वीट लगा लेते हैं। ठीक है, विंटर सीजन में क्या लगा लिया उन्होंने, वीट। तो एक साथ इन्होंने 3 तरह की क्रॉप उगा ली, पहले तो ज्वार बाजरा, उसके बाद पोटैटो उगा लिए और उसके बाद वीट प्रोडक्शन कर लिया। ठीक है, अब जो वीट प्रोड्यूस होता है वो इतना वीट हो जाता है इनका कि वो अपनी फैमिली का कंजप्शन भी कर सकें, यानी कि अपनी फैमिली के लिए भी बचा लें और बचा कुछ वीट कहाँ बेच दें, रायगंज जो इनके पास वाला बड़ा गांव था उसमें भी जाके ये बेच सकते हैं। ठीक है, एक लैंड ज़रूर फिक्स था इनका, ऐसा लैंड कुछ लैंड का पार्ट वो हमेशा फिक्स रखते थे शुगर केन के लिए। शुगर केन वाला जो एरिया है, पहली बात तो उत्तर प्रदेश वाला एरिया शुगर केन का बहुत बड़ा प्रोडक्शन करता है और शुगर केन पूरे साल में एक बार लगाया जाता है। पूरे साल में एक बार इसलिए लगाया जाता है क्योंकि उसे पूरा टाइम लगता है, 1 साल का प्रोसेस होता है पूरा शुगर केन को काटने का। शुगर केन में क्या होता है कि बार बार वो भी नहीं करनी होती है, लाइक बार बार उसे बोना नहीं पड़ता है, बस आप ऊपर की शुगर केन काट लो, जो बचा हुआ उसका नीचे की लकड़ी होगी ना वही उग जाती है दोबारा से। ठीक है, तो ऐसे होता है शुगर केन का प्रोसेस। तो यहाँ से शुगर भी बनती है, जैगरी, गुड़ भी बनता है। तो हर ये कुछ पार्ट ऑफ लैंड यानी कि लैंड का कुछ हिस्सा तो घिरा रहता है शुगर केन से ही, और कुछ हिस्से में ये 3-3 क्रॉप्स भी उगा लेते हैं। तो आपने नोटिस किया कि फार्मर कैसे काम कर रहे हैं, वो अपना डिफरेंट क्रॉप उगा रहे हैं पालमपुर में। ठीक है, यहाँ पे वेल डेवलप्ड सिस्टम है इरीगेशन का, यानी कि इरीगेशन सिंचाई अच्छे से हो जाती है, पानी है, यहाँ इलेक्ट्रिसिटी आती है पालमपुर में। ठीक है, जो ट्रांसफॉर्मेशन है इरीगेशन का यानी कि जो सिंचाई वाली व्यवस्था है वो एकदम से यहाँ नहीं आ गई। स्टार्टिंग में क्या होता था, पर्शियन व्हील्स वर देयर, जब तक इरिगेशन इतनी अच्छी नहीं थी यानी कि बिजली से इरिगेट नहीं करते थे, ट्यूबवेल्स नहीं लगी थी, तब वो पर्शियन व्हील का यूज़ करते थे। पर्शियन व्हील क्या होता है आपने देखा भी होगा ये, ठीक है, आपने हिस्ट्री में भी पढ़ा होगा, ऐसे गोल चक्कर होता है, यहाँ पे बाल्टियाँ लगी हुई होती हैं। ठीक है, बाल्टियाँ कैसी होती हैं, आधी वो ऐसी मिट्टी खुदी हुई होती है, ऐसा फिक्स होता है कि यहाँ पे नदी बह रही है मान लो, ठीक है, और यहाँ पे लैंड है। ठीक, तो बाल्टियाँ क्या करेंगे, ये चक्कर घूमेगा, ये चक्कर की ये कहाँ से जुड़ी हुई होती है, एक बैल से। बैल यहाँ गोल गोल घूमेगा, बैल के गोल गोल घूमने की वजह से ये चक्कर गोल गोल घूमेगा, और जैसे ये चक्कर गोल गोल घूमेगा ये नीचे जाएगा, नदी से पानी भरेगी बाल्टी और यहाँ ज़मीन पे आके बिखेर देगी, फिर ये ऊपर जाएगी, फिर नीचे से पानी भरेगी, फिर बिखेर देगी। तो ऐसे पर्शियन व्हील का यूज़ होता था। तो ये वाला एरिया पूरा चलता था अच्छे से। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ, उसके बाद ये हुआ कि फिर इरिगेशन फैसिलिटीज़ आई। ये कब आनी शुरू हुई, इरिगेशन फैसिलिटी पहले गवर्नमेंट ने स्टार्ट करी थी। ठीक है, और उसके बाद कुछ लोगों ने अपना प्राइवेट भी इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। जो ये इरिगेशन फैसिलिटीज़ थी, ये फार्मर क्या करते थे, वेल से यानी कि कुएं से पानी निकालते थे या फिर इरिगेट करते थे अपने छोटे छोटे फील्ड्स को। ठीक है, इसके चलते क्या हुआ, लगभग 1970 के आसपास जो कल्टिवेटेड एरिया था 200 हेक्टेयर का, किसका, पालमपुर का, वो आराम से इरिगेट हो जाता था। ठीक है, यानी कि 1970 के मिड तक पालमपुर का एरिया तो इरिगेट हो जाता था। अब देखो ये जो इरिगेशन फैसिलिटी है ना, पालमपुर का एरिया तो वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ का इलाका डेवलप माना जाता है, लेकिन बात है कि बाकी सारे एरिया तो देश के ऐसे नहीं होते हैं। कुछ एरियाज ऐसे हैं, अपार्ट फ्रॉम रिवेरियन प्लेन्स, कोस्टल रीजन इन आवर कंट्री, ठीक है, आर वेल इरिगेटेड। राइवराइन प्लेन्स के अलावा यानी कि जहाँ पे नदियाँ बहती हैं, यहाँ तो अच्छे से इरिगेशन होती है। जो यहाँ की घाटियाँ हैं, जैसे यहाँ पे गंगा दिखती है आपको यूपी में, ठीक है, तो यहाँ तो सही हो ही जाता है। इसके अलावा कोस्टल रीजन्स में भी आपको वेल इरिगेशन मिल जाएगा। कोस्टल रीजन्स क्या होते हैं, जब आप इंडिया का मैप देखोगे तो ऐसे है ना नीचे की साइड से, ठीक है, तो ये वाला जो एरिया जो समुद्र के किनारे वाला है इसे कोस्टल एरिया कहते हैं। तो यहाँ पे भी इरिगेशन वाली फैसिलिटीज़ आराम से हो जाती हैं। दिक्कत कहाँ आती है, दिक्कत आती है यहाँ बीच में जो पठारी इलाका है, जो दक्कन का इलाका है ना हमारा, जो दक्कन का पठार है,
यहाँ पे इरिगेशन फैसिलिटीज़ थोड़ी कमी है क्योंकि थोड़ा ड्राई एरिया है यहाँ का, ठीक है। तो इरिगेशन फैसिलिटीज़ भी यहाँ इतनी अच्छी पहुँच नहीं पाती हैं, क्योंकि इरिगेशन के लिए भी हम बिजली से पानी तो निकाल रहे हैं, ग्राउंड में से पानी तो निकाल रहे हैं, ग्राउंड में अंदर पानी भी तो होना चाहिए पानी निकालने के लिए। तो जो दक्कन वाला एरिया है उसमें कंपेरेटिवली कम इरिगेशन होती है, ठीक है। और आज की भी बात करें, यानी कि जब ये बुक जब की भी एडिशन है उस टाइम की भी बात कर रहे हैं, ठीक है। और अभी भी ऑन एन एवरेज यही होगा, 40% से कम ही ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे इरिगेशन यानी कि सिंचाई की जा सकती है। बाकी सब लोग किस पे डिपेंडेंट है? रेनफॉल पे। अब देखो वैसे तो 60% 70% से ज़्यादा लेबर हमारी एग्रीकल्चर पे लगी हुई है, ठीक है। और हमारा देश कृषि प्रधान देश है, लेकिन इरिगेशन सिर्फ कितना होता है? 40% से कम ज़मीन पर इरिगेशन हो पाता है, बाकी लोग रेनफॉल पर डिपेंड होते हैं, ठीक है। चलो अब हमने ये तो देख लिया कि एक तरीका है कि हम मल्टीपल क्रॉपिंग करें, ठीक है। टू ग्रो मोर देन वन क्रॉप, एक टाइम पे एक से ज़्यादा क्रॉप अगर हम उगाएंगे तो इससे क्या होगा? मल्टीपल क्रॉपिंग से हम अपना प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं। अब आप मल्टीपल क्रॉपिंग से सोचो कि कैसे बढ़ा सकते हैं। मान लो उन्होंने सबसे पहले ये जो बाजरा वगैरह थे वो उगा रहे थे, है ना, ज्वार बाजरा उगा रहे थे। ज्वार बाजरा के लिए कोई एक पर्टिकुलर एक्स न्यूट्रिशन ज़रूरी था, यानी कि ये कोई एक्स न्यूट्रिशन है जो कि ये लेता है, ठीक है। इसके बाद शुगर केन तो इनकी चली रही है अलग पीस में, यानी कि ये आपकी लैंड है, ठीक है, ये फिक्स हो गया शुगर केन के लिए, ये तो अलग है ही, ठीक है। अब इन्होंने यहाँ पे उगा ली ज्वार बाजरा उगा ली। इसमें से मिट्टी का जो एक्स प्रोडक्शन था, यानी कि एक्स वाला जो गुण था वो किसने ले लिया? ज्वार बाजरा ने, ठीक है। अब इसके बाद क्या होता है कि वो पोटैटोज उगा रहे थे। मान लो पोटैटोज के लिए नीडेड होता है सिर्फ वाई कोई, ठीक है, कोई वाई न्यूट्रिशन है जो कि पोटैटोज के लिए नीडेड है। तो इस लैंड में से एक्स तो चला गया, एक्स तो खत्म हो गया, लेकिन वाई तो बच रहा है, तो वो वाई का यूज़ करेंगे। और जितने इसमें पोटैटो की खेती होगी, जितने वाई उगेगा, वाई का यूज़ होगा जितने, इतने में एक्स फिर से आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि एक नेचुरल प्रोसेस है, तो मिट्टी में धीरे धीरे न्यूट्रिशन खुद बनते हैं। तो पहले एक पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट खत्म कर लिया आपने एक खेती करके, फिर जब आप दूसरी खेती करोगे तो क्या होगा? दूसरी खेती अपने हिसाब से न्यूट्रिएंट लेगी और बचे हुए न्यूट्रिशन उसमें वापस आने शुरू हो जाएंगे। पोटैटोज की खेती के बाद आपने वीट का करा, मान लो वीट को फिर से एक्स और जेड दोनों की ज़रूरत थी, एक्स प्लस जेड की ज़रूरत है, यानी कि एक्स भी जो पहले उगा था बाजरा के लिए ये भी ज़रूरी है और कोई और न्यूट्रिएंट्स भी ज़रूरी है, ठीक है। तो फिर लैंड पे एक्स तो ऑलरेडी आ जाएगा जब पोटैटो की खेती हुई थी, और जेड तो पहले से ही होगा क्योंकि जेड तो किसी ने यूज़ करा ही नहीं। तो एक ही लैंड पे बहुत सारी प्रोडक्शन की वजह से क्या होता है कि अलग अलग रिसोर्सेज का यूज़ किया जा सकता है। समझ में आया? नॉर्मल सा क्या है, एक पार्ट फिक्स है शुगर केन के लिए, बाकी में आप मल्टीपल क्रॉपिंग कर रहे हो। पहले एक करी, एक इरीगेशन का वो एक क्वालिटी खत्म कर दी वहाँ लैंड की, इतने में वो वापस आएगी, इतने में हमने दूसरी क्वालिटी खत्म कर दी, इतने में एक दो वापस आएंगे, इतने में हमने तीसरे का यूज़ कर लिया। तो इससे लैंड को थोड़ा सा टाइम भी मिल जाता है अपनी क्वालिटीज़ को वापस रिटेन करने के लिए, और पूरी लैंड पर क्या होता है खेती भी होती रहती है, जिससे कि फार्मर की भी जो दिक्कत है वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। अगर अब भी कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, ठीक है। उसके आगे देखते हैं, ये एक्टिविटी है हमारे काम की नहीं है, हम यहाँ देखते हैं। तो एक मेथड हो गया आपका मल्टीपल क्रॉपिंग का, कि आप बहुत सारी क्रॉपिंग करो। इसके अलावा दूसरा मेथड क्या है? दूसरा मेथड है हाई यील्डिंग का, यानी कि एक तो है कि आपने टाइम पीरियड पे अलग अलग खेती कर ली, ठीक है। अब ऐसे भी तो प्रोडक्शन बढ़ सकता है कि जब आप एक टाइम पे ही खेती कर रहे हो तभी प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाए, यानी कि पहले जितना प्रोडक्शन हो रहा था उससे कई गुना ज़्यादा प्रोडक्शन होने शुरू हो जाए। तो भारत में ऐसा ही चेंज आया कि यहाँ पे हायर यील्ड पे काम किया गया। तो क्या हुआ, अब इन्होंने एक ही यील्ड, क्या होते हैं यील्ड, वो मेजरमेंट होता है, यानी कि वो नापा वहाँ खेती होती है जो कि एक सीज़न में, एक मौसम में एक लैंड पर्टिकुलर कितनी फसल दे रही है, उसकी जो क्वांटिटी होती है वो यील्ड होती है कि उपज कितनी हुई। वो उपज क्या होती है? एक मौसम में एक ज़मीन ने कितना अनाज दिया, ठीक है, वो यील्डिंग होती है, ठीक है, वो उपजाऊपन होता है उसका, ठीक है। तो 1960s तक क्या होता था, 1960 के दशक तक क्या होता था कि जो लोग थे वो ट्रेडिशनल सीड्स यूज़ करते थे, यानी कि वही सीड्स, मान लो वीट उगाई, वीट के कुछ बीज क्या हुआ वहीं पे बो दिए और बाकी वीट को बेच दिया। तो कहीं ना कहीं जो सीड थे वो ट्रेडिशनल पुराने ज़माने के वही यूज़ होते थे, जिनकी जो यील्डिंग कैपेसिटी होती थी, यानी कि उपजाऊपन होता था वो बहुत कम होता था। इन्हें कम ही पानी चाहिए था, ठीक है, और इनका काम भी कम नेचुरल मैन्योर से ही हो जाता था, यानी कि फर्टिलाइजर्स की ज़रूरत नहीं थी, यानी कि केमिकल फर्टिलाइजर्स की ज़रूरत नहीं थी, नेचुरली डंग से, काव डंग से, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से इनका काम हो जाता था, ठीक है। और जो फार्मर्स होते थे उन्हें कोई बीज खरीदना वगैरह या फिर कुछ भी ऐसा सामान खरीदना नहीं पड़ता था, लेकिन इनकी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी थी वही कम थी, ठीक है, यानी कि ये उपजाऊपन कम देते थे, कम अपनी फसल होती थी, यानी कि पहले अगर 100 किलो उगा दिया तो अगर उसके बीज को दोबारा उगाओगे तो वो बस 50, 60, 70 ऐसे ही देती थी, कम ही देती थी। तो 1960s में क्या हुआ, हमारे देश में एक नई पॉलिसी, एक नया रिवॉल्यूशन आया जिसे हम ग्रीन रिवॉल्यूशन कहते हैं, यानी कि हरित क्रांति। आपने पहले भी इसका नाम सुना होगा कई जगह। हरित क्रांति क्या थी? हरित क्रांति ने हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स को प्रोड्यूस किया, यानी कि
किसानों को क्या दिए गए, HYV के सीड्स दिए गए। ये सीड कैसे थे, ये लैब्स में बने हुए सीड थे जिनका प्रोडक्शन कैपेसिटी बहुत ज़्यादा था। ठीक है, ये ट्रेडिशनल के कंपेयर में, यानी कि जो नॉर्मल सीड्स हम लोग यूज़ करते थे पहले किसान, उसके कंपेयर में बहुत ज़्यादा यील्डिंग यानी कि उपजाऊपन बहुत ज़्यादा था। ठीक है, इन्होंने प्रॉमिस किया था, मतलब इनका वादा था, इनका दावा था कि भाई ये ज़्यादा ग्रो कर सकते हैं, कौन से, HYV के सीड्स। लेकिन बात यह है कि अब इन्हें लार्जर क्वांटिटीज मिल तो रही थी, लेकिन साथ में इन्हें क्या चाहिए था, प्लेंटी ऑफ वाटर, बहुत सारा पानी चाहिए था इन बीजों को, केमिकल फर्टिलाइजर चाहिए थे, पेस्टिसाइड चाहिए थे कि कीड़े ना लग जाए, ये सारी चीज़ें चाहिए थी। ठीक है, और इरीगेशन चाहिए था अच्छे लेवल पे। इनका काम सिर्फ रेन के पानी से नहीं हो सकता, बारिश के पानी से नहीं हो सकता था, इन्हें ज़्यादा पानी चाहिए था। ठीक है, तो अब देखो HYV के आते ही यहाँ पे खेती के लिए जो मॉडर्न फार्मिंग वो था, उन्हें क्या क्या चाहिए था, HYV सीड चाहिए थे। इसके बाद इनमें कीड़े ना पड़े, फर्टिलाइजर चाहिए था। ठीक है, और पेस्टिसाइड चाहिए था। ठीक है, और बैक्टीरियाज वगैरह ना लगे। फार्म मशीनरी चाहिए लगी, यानी ट्रैक्टर से अब इन्हें जोता ना जाने लगा, क्योंकि बड़े बड़े प्रोडक्शन होने लगे थे, तो खुदाई भी अंदर तक होनी चाहिए। हल चलाओगे तो इतना नीचे नहीं खुदेगा जितना ट्रैक्टर से खुद जाएगा। ठीक है, इसके अलावा इरीगेशन चाहिए, यानी कि पानी चाहिए, और पानी के लिए अलग अलग तरीके हैं, या तो डैम से जब बिजली आएगी, बिजली से मोटर चलेगा वो, कैनाल सिस्टम, ठीक है, या फिर पंप सेट जो भी है आपका। तो ये सारी चीज़ें क्या थी, जैसे HYV सीड्स आए तो ये सारी चीज़ें बदलने लगी और ये सारी चीज़ों की नीड आपकी बढ़ने लगी। ठीक है, आगे देखते हैं। सॉरी, जो फार्मर्स थे पंजाब और हरियाणा के और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश के, ये बहुत ज़्यादा मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स पे आ चुके थे। यहाँ के लोग थोड़े से पहले से ही लैंड उपजाऊ है यहाँ के, तो थोड़े से किसान जो थे वेल्दी थे, यानी इनके पास थोड़ा बहुत पैसा था, तो HYV के सीड्स खरीद सकते थे। तो सबसे ज़्यादा फायदा इन्हें हुआ यहाँ पे HYV सीड्स का। ठीक है, ये केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड यूज़ करने लगे, और फार्म मशीनरी का यूज़ करने लगे, ट्रैक्टर्स वगैरह का, जो भी इन्हें चाहिए था, ये सारी चीज़ें होने लगी। पालमपुर का एग्जाम्पल लो, पालमपुर भी वेस्टर्न उत्तर प्रदेश का ही है, जो कि हमने पहले देख लिया है। तो पहले वो सिर्फ 1300 किलो उगाते थे पर हेक्टेयर। एक हेक्टेयर से कितने किलो अनाज निकलता था, 1300 किलो। अब निकलने लगा 3200। ठीक है, यानी कि दुगने से भी ज़्यादा। तो एकदम से इतना राइस प्रोडक्शन हो जाना, या फिर वो क्रॉप प्रोडक्शन हो जाना, यानी कि बहुत ज़्यादा इनकी जो डेवलपमेंट था उसमें उन्होंने बहुत ज़्यादा हेल्प करी। ठीक है, अब आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन आता है आपका, विल द लैंड सस्टेन, क्या लैंड सस्टेन कर पाएगी? लैंड सस्टेन को क्या दिक्कत आ गई? अब दिक्कत है, क्या दिक्कत है देखते हैं। जब लैंड सस्टेन की हम बात करते हैं, जो लैंड होती है वो नेचुरल रिसोर्सेज है, तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि उसका ध्यान से यूज़ किया जाए, केयरफुल यूज़ किया जाए। ठीक है, जो साइंटिफिक रिपोर्ट्स हैं वो कहती हैं कि मॉडर्न यूज़ ने क्या किया है, नेचुरल रिसोर्सेज को बहुत ज़्यादा ओवर यूज़ कर लिया है, यानी कि जितनी इसकी हिम्मत थी उससे उतना से बहुत ज़्यादा निचोड़ लिया है। लाइक उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी तो सिर्फ 5 किलो उगाने की मान लो फॉर एग्जांपल, आपने उसमें चीज़ें और डाल के उसे ज़बरदस्ती कह रहे हो कि 10 किलो निकाल। जैसे एक बच्चे से कहते हैं कि बच्चे से प्रेशराइज किया जाता है कि वो उसकी कैपेसिटी है अभी 60% लाने की, क्योंकि उसका इंटरेस्ट कहीं और है, वो कहीं और स्पेशलिस्ट है। ठीक है, लेकिन पेरेंट्स टीचर्स उसे फोर्स कर रहे हैं कि भाई तुम 90% लाओ, तो क्या होगा, जो उसकी पर्सनल कैपेसिटी है, जहाँ पे वो अच्छा था शायद वहाँ पे भी टाइम ना दे पाए, और पढ़ाई में तो अच्छा था ही नहीं, तो उसकी दोनों ही तरह से डिसबैलेंस हो जाएगा ना वो। तो सेम चीज़ यहाँ पे, तो यहाँ पे भी जो लैंड है उसका भी हमें ओवर यूज़ नहीं करना था। लेकिन ग्रीन रेवोल्यूशन के चलते क्या हुआ, सॉइल की फर्टिलिटी बहुत ज़्यादा कम हो गई। क्यों कम हो गई? क्योंकि ये जो थे वो लैंड से बहुत सारी चीज़ें ले लेते थे और वापस उसे टाइम नहीं मिल पाता लैंड को रिकवर करने का। पहले नेचुरली लैंड को रिकवर करवाया जा रहा था, क्योंकि एक उगा रहे हो आप क्रॉप, उसके बाद दूसरी उगा रहे हो, तो लैंड को टाइम मिल जाता था रिकवर करने का। लेकिन अब फर्टिलाइजर्स की वजह से क्या हुआ कि उसे कवर करने का टाइम ही नहीं मिलता। जल्दी जल्दी क्रॉप हो रही है, जल्दी जल्दी वो आगे बढ़ रहा है। ठीक है, तो उसे ओवरकम करने का टाइम नहीं मिल रहा है। उसके अलावा ट्यूबवेल से इरीगेशन हो रहा है, यानी कि मोटर चलाई और नीचे तक का ग्राउंड वाटर का सारा पानी ले लिया। अब पानी कभी ना कभी तो खत्म होगा, ग्राउंड वाटर में भी तो पानी कैसे जाता है, जब कच्चा रास्ता होता है, मिट्टी होती है, तभी तो नीचे तक पानी जाता है। लेकिन आजकल क्या हो गया है, सारे में पक्की सड़कें बन चुकी हैं, अब पक्के रास्ते हैं तो नीचे तक पानी जाता ही नहीं है। ग्राउंड वाटर रिचार्ज तो हो नहीं रहा है, क्या हो रहा है, डिप्लीट हो रहा है, यानी कि कम हो रहा है। तो धीरे धीरे ये सारी चीज़ें डिस्ट्रॉय होती जा रही हैं, जिसपे हमें ध्यान देने वाली बात है। यहाँ पे इन्होंने एक रिपोर्ट दे रखी है केमिकल फर्टिलाइजर्स की, कि क्या है कि ग्राउंड वाटर वगैरह और जो सॉइल की कैपेसिटी है वो बहुत ज़्यादा कम हो चुकी है, ग्राउंड वाटर भी कम हो चुका है। और फर्टिलाइजर्स की वजह से क्या होता है, केमिकल फर्टिलाइजर्स में ना मिनरल्स होते हैं। ठीक है, सॉइल में तो क्या हुआ, मिट्टी मिक्स है, उसके अंदर मिनरल्स हैं, कोई बैक्टीरिया भी है, सब चीज़ें हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें। लेकिन केमिकल फर्टिलाइजर्स में क्या है, फर्टिलाइजर में सिर्फ और सिर्फ मिनरल्स ही हैं। अगर आपने इसे लैंड पर डाल दिया, ठीक है, लैंड है, लैंड पे आपने केमिकल फर्टिलाइजर डाल दिया, यानी कि सीधा क्या हुआ, सीधे के सीधे मिनरल्स मिल गए क्रॉप को। तो क्रॉप तो जल्दी जल्दी क्या ले लेगी, मिनरल्स ले लेगी।
ठीक है। अब वो मिनरल्स क्रॉप ने तो यूज़ कर लिया, लेकिन वो मिनरल्स सॉइल में नहीं गए सॉइल को रिचार्ज करने के लिए, वो सॉइल में नहीं जाते हैं। वो क्या कहते हैं, जब पानी आता है और पानी के साथ बहता है तो बहने के साथ वो पानी में यानी कि नदियों वगैरह में चले जाते हैं। यानी कि वो केमिकल्स जो लैंड पे गिरे थे क्रॉप को उगाने के लिए, क्रॉप को तो उन्होंने उगा दिया लेकिन सॉइल को कुछ नहीं दिया, ठीक है। उसके बाद पानी से बह के कहाँ चले गए, नदियों में चले गए, तो सारा केमिकल जो आ गया वो नदियों में आ गया, फिर इस नदी से भी पॉल्यूट कर दिया, तो ये भी खत्म, ये भी खत्म। अब देख लो आप क्या करोगे, ठीक है। एक रिपोर्ट ये भी कहती है कि पंजाब और हरियाणा के लोगों ने इतने केमिकल्स यूज़ कर लिए थे कि अब उनकी मजबूरी है कि अब अगर वो अपना प्रोडक्शन उसी लेवल का चाहते हैं तो उन्हें मजबूरन ज़्यादा से ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइजर्स और ये सारी चीज़ें यूज़ करनी ही पड़ेंगी, क्योंकि वो पहले इतना यूज़ कर चुके हैं। तो अब नेचुरली लैंड के पास कुछ नहीं बचा है, सॉइल के पास कुछ नहीं बचा है, अब इन्हें आर्टिफिशियल का ही यूज़ करना पड़ेगा। अब डिस्ट्रीब्यूटेड कैसे थी लैंड कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड थी, यानी कि कैसे जो पालमपुर के किसान थे, ठीक है, किसके पास कितनी लैंड्स थी, ये देखो। अब एक फ़ोटोज़ देखेंगे, फ़ोटो देखेंगे कहाँ है, कहाँ निकल गई हमारी फ़ोटो, ये, ठीक है। अब देखो इसमें क्या है, जो बड़े बड़े लैंड क्रॉप्स हैं, ये देखो यहाँ तो देखो इतने बड़े बड़े हैं, ठीक है, बड़े बड़े खेती के हिस्से हैं, और यहाँ देखो कितने छोटे छोटे हैं, यहाँ देखो कितने छोटे छोटे हैं, यहाँ फिर भी ऑन एन एवरेज ठीक ठाक खेती के पीसीज हैं, यहाँ तो बहुत ही छोटे हैं और यहाँ बहुत ही बड़े हैं। यानी कि लैंड कुछ ऐसे डिवाइडेड थी कि कुछ ग्रुप्स के पास ज़्यादा लैंड थी, कुछ ग्रुप्स के पास बहुत ही छोटी लैंड थी, कुछ के पास ऑन एन एवरेज लैंड थी, तो ऐसा वाला सीन था कुछ, ठीक है। तो अब देखते हैं इनका ये कैसे थी, ये लोग कैसे डिवाइडेड थे। देखो अनफॉर्चुनेटली जितने भी पीपल इंगेज थे उनके पास लैंड इतनी नहीं थी। जो पालमपुर के 1/3 लोग थे, 1/3 लोग, मतलब लगभग 150 फैमिलीज जो थी जो दलित थी, जो आपने स्टार्टिंग में पढ़ा कि कम से कम 1/3 जो थे वो दलित थे, और वो एक छोटे से कॉर्नर में रहते थे, कम छोटे गांव थे उनके, मतलब छोटे घर थे उनके। तो उनके पास क्या था, हैव नो लैंड फॉर कल्टिवेशन, उनके पास तो कल्टिवेशन के लिए लैंड ही नहीं थी। तो फिर वो क्या करते थे, फिर वो खेती कहाँ करते थे, वो यानी कि बड़े बड़े जो किसान थे उनके यहाँ पे जाके उनके खेतों में काम करते थे और सैलरी लेते थे, ठीक है। तो उनके पास तो खेती के लिए लैंड ही नहीं थी। इसके अलावा जो 240 फैमिलीज थी उनके पास 2 हेक्टेयर से कम लैंड थी। 2 हेक्टेयर से कम लैंड यानी कि जो हमारा 10,000 मीटर स्क्वायर था, यानी कि 20,000 मीटर स्क्वायर से बहुत कम लैंड, लगभग 2 हेक्टेयर से कम लैंड थी 240 फैमिलीज के पास, जिससे कि वो अपनी एडिक्वेट इनकम नहीं ले पाते थे, यानी कि ज़्यादा इतनी अच्छी कोई इनकम नहीं हो पाती थी, क्योंकि जब लैंड ही छोटी सी है तो आप उसमें कितना प्रोडक्शन कर लोगे, नहीं कर पाओगे ज़्यादा प्रोडक्शन, ठीक है। इसके अलावा आप देख सकते हो पिक्चर में वही बता रखा है उन्होंने कि कुछ में बड़े लैंड पीसीज हैं, कुछ में छोटे लैंड पीसीज हैं। देखो लगभग पालमपुर के जो मीडियम और लार्ज फैमिलीज थी, 60 फैमिलीज ऐसी थी जिनके पास 2 हेक्टेयर से ज़्यादा लैंड थी, ठीक है, और कुछ फैमिलीज ऐसी भी थी जिनके पास 10 हेक्टेयर से भी ज़्यादा लैंड थी, ठीक है, यानी कि 10 हेक्टेयर से भी ज़्यादा लैंड, ये जो बिल्कुल बड़े बड़े वाले पीसीज हैं, ठीक है, ये। और लगभग 60 फैमिली के पास 2 हेक्टेयर से ज़्यादा लैंड, बाकी सबके पास बहुत ही कम लैंड, बहुत ही ज़्यादा कम, 2 हेक्टेयर से कम ही लैंड, ठीक है। ये 60 फैमिलीज़ वाली हो गई, ये बिल्कुल बड़ी फैमिलीज़ हो गई, और ये वो 150 फैमिलीज़ कुछ ऐसी थी जिनके पास तो था ही नहीं, ठीक है। तो यानी कि जो लैंड का डिस्ट्रीब्यूशन था वो अलग अलग हो जाता था। अब यहाँ पे एक स्टोरी दे रखी है गोविंद की। गोविंद क्या है, गोविंद कौन है, एक फार्मर है, 1960 का 1960 की बात हो रही है, ठीक है, जिसके पास सिर्फ 2.25 हेक्टेयर लैंड है, ठीक है, जिसपे सिंचाई नहीं होती है, वो बारिश पर डिपेंडेड है, अनइरिगेटेड लैंड है, ठीक है। जो गोविंद के 3 बेटे हैं, तीनों मिलकर उस पर खेती करते हैं, काम करते हैं, ठीक है। और इसके अलावा वो क्या करते हैं कि ठीक ठाक कमा लेते हैं, बहुत अच्छी ज़िंदगी नहीं चल रही है लेकिन थोड़ा सा एक्स्ट्रा कमा लेते हैं कि वो अपने भैंस भी पाल सकते हैं, और भैंस का क्या कर सकते हैं, बफेलो का वो थोड़ा बहुत चारा वारा डाल सकते हैं। तो इससे वो तीनों मैनेज कर लेते थे, यानी कि उनके बेटे और गोविंद और उसके तीनों बेटे अच्छे से मैनेज कर लेते थे। लेकिन कुछ सालों बाद जब गोविंद की डेथ हो गई, ठीक है, तो उसकी जो लैंड थी 2.25 हेक्टेयर की, वो सब तीनों बेटों में बटन थी। अब लैंड कितनी होगी, सिर्फ 0.75 हेक्टेयर की, कितनी हो गई, सिर्फ 1 हेक्टेयर से भी कम की लैंड हो गई। अब बताओ इतने हेक्टेयर्स की कम, इतनी सी लैंड में वो क्या उगा लेंगी। तो अब गोविंद के बेटे जो हैं वो नहीं उगा पा रहे हैं इतना कि वो खुद अपनी रोजी रोटी चला सके, और अब उन्हें बाकी सारे रिसोर्सेज पे डिपेंडेंट होना पड़ रहा है कि अब उन्हें बाकी सारे रिसोर्सेज पे ही देखना पड़ेगा अपनी जीवनचर्या चलाने के लिए, वो इस पर चला नहीं पा रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या है, वर्क ऑन द फील्ड कैसे होता है। जब हम वीट का प्रोडक्शन करते हैं, वीट क्रॉप का, तो पहले फ्लोइंग बाय बुलक्स, यानी कि पहले खेत जोता जा रहा है बैलों से, उसके बाद सोइंग हो रही है, स्प्रेइंग हो रहा है इंसेक्टिसाइड का, ठीक है, खेत जोत लिए, बीज बो दिए, उसके बाद इंसेक्टिसाइड डाल दिए, कल्टिवेशन बाय ट्रेडिशनल मेथड से कल्टिवेशन करने हैं पूरा, ठीक है, और कल्टिवेशन बाय मॉडर्न मेथड, दोनों ही दिखाया गया है कि यहाँ पे क्या है, पुराना मेथड है, ठीक है, ये रहा, आपको ऊपर वाली फोटोज में क्या मिलेगा, यहाँ पे पुराना मेथड है और यहाँ पे क्या नया मेथड है, ठीक है, मॉडर्न मेथड, और फिर कटिंग ऑफ क्रॉप। जैसे यहाँ मॉडर्न मेथड से क्या हो रहा है, क्रॉप को काटा जा रहा है, ये पुराने मेथड से जोता जा रहा है,
ठीक है, यहाँ इंसेक्टिसाइड का यूज़ हुआ जा रहा है, पेस्टिसाइड का यूज़ हो रहा है, तो ये दिखा रहे हैं कि कैसे एक वीड का प्रोडक्शन होता है। तो अभी हमने लैंड के बारे में पूरा पढ़ लिया। अब हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, यानी कि अगले पार्ट में पढ़ेंगे कि हम लेबर के बारे में क्या समझते हैं, लेबर कहाँ से आती थी, लेबर कौन देता था, वो हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कल्टिवेटेड एरिया, कल्टिवेटेड एरिया का डिस्ट्रीब्यूशन बता रखा है कि कैसे कल्टिवेटेड एरिया जो है 55.4% एक जगह है, 44.6% अलग है। मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स, देखो इस ग्राफ के जरिए क्या बताया जा रहा है कि जो मीडियम और कौन थे, मीडियम और लार्ज फार्मर्स थे, उनकी क्वांटिटी तो इतनी थी, यानी कि वो लोग तो इतने ही सही थे और प्रोडक्शन करते थे इतना सारा, ठीक है। और जो स्मॉल फार्मर्स थे उनकी क्वांटिटी इतनी सारी थी, यानी कि इतने सारे स्मॉल फार्मर्स थे लेकिन उगा पा रहे थे सिर्फ इतना, यानी कि इतने में ही उगा पा रहे थे कल्टिवेटेड एरिया। तो लैंड का डिस्ट्रीब्यूशन इतना ज़्यादा गलत था। और हम अगर नॉर्मल देखें तो देश में भी ये होता है ना कि जो अमीर लोग हैं उनके पास ज़्यादा ज़मीन होती है और जो गरीब लोग हैं उनके पास कम ज़मीन होती है, चाहे वो क्वान्टिटी में ज़्यादा ही क्यों ना हो। तो यहाँ पर भी पालमपुर की सिचुएशन दिखा रखी है। वैसे ये क्या है कि पालमपुर की नहीं है, ये पूरे नॉर्मल एवरेज दिखा रखा है स्टैटिक्स 2017 का, कि कैसे जो कम वो है, कम क्वांटिटी में है लेकिन अमीर लोग हैं, संख्या में कम है लेकिन उगाते लैंड एरिया उनके पास ज़्यादा है। गरीब लोग हैं, क्वांटिटी में ज़्यादा हैं और एरिया उनके पास कम है। ठीक है, तो ये वाला एरिया आपको समझ में आ गया। अब हम लेबर पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट में। ठीक है, तो इसी के साथ बने रहिए। टिल देन बाय बाय।